मेरा नाम रेखा है। प्यार से मेरे गांव वाले मुझे छोटी सरदारनी कहकर बुलाते हैं। मैं आपको अपने कुछ साल पहले की एक कहानी बताना चाहती हूँ। जब मेरे पिताजी जिंदा थे, मैं अपने 3 भाइयों की एकलौती बहन थी। मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद मेरे पिताजी ने ही मेरी परवरिश की थी। हमारे पास बहुत सी जमीनें थीं, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली थी। मेरे पिताजी एक बेहद समझदार व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरे गांव को अपने साथ जोड़े रखा। ऐसा नहीं था कि वे गांव वालों पर हुक्म चलाते थे, बल्कि वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पिताजी के पास आता था, चाहे पैसों की जरूरत हो या गांव के किसी व्यक्ति के अधिकारों की बात हो। मेरे पिताजी हमेशा सही निर्णय लेते थे। उन्होंने अपने फैसलों से कभी किसी को निराश नहीं किया। गांव के सभी लोग उन्हें सरदार जी कहते थे और उन्हें पूरे गांव का सरपंच मानते थे। यही कारण था कि उनके निर्णय के बिना गांव में कभी कुछ भी नहीं होता था। उनके फैसलों को पत्थर की लकीर माना जाता था और जो भी निर्णय वे लेते थे वो गांव और उसके लोगों के हित में होता था। जब मैं जवान हुई तो मेरे पिताजी को मेरी शादी की बहुत चिंता होने लगी। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ परंपराओं का बहुत महत्व था। उस समय मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए मैंने वही किया जो मेरे पिताजी ने कहा। घर की सबसे समझदार सदस्य के रूप में मैं पूरी तरह से अपने पिताजी जैसी थी। मेरे तीनों भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन उन्हें पिताजी की ताकत और जिम्मेदारी का अंदाजा नहीं था। वे पूर्वजों की परंपराओं का पालन नहीं करना जानते थे। हमारे गांव में बड़े जमींदारों और शहरों से मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे। मैंने घर का माहौल बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन पिताजी के मौत के बाद उनकी गद्दी बेटों को संभालनी थी। पर मेरे तीनों भाई बहुत गैर जिम्मेदार थे। बड़ा भाई घर और बाहर की जिम्मेदारियों में दखल अंदाजी नहीं करता था और छोटे भाई दोस्तों में बिजी रहते थे। पिताजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। वे गद्दी को सही तरीके से संभालने के लायक नहीं थे। पिताजी को उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने गांव को संभाला, वैसे ही उनके बेटे और उनकी अगली पीढ़ी गांव की परंपराओं और वातावरण को बनाए रखेगी। लेकिन भाइयों की हालत देखकर वे बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि एक दिन उनकी बेटी शादी करके ससुराल चली जाएगी और उनके बेटे गैर जिम्मेदार हैं, तो गद्दी को कौन संभालेगा, सही निर्णय कौन लेगा। इसीलिए मेरे पिताजी ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी की शादी परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से करवा दे जिससे वो गांव में ही रहे और गद्दी को अच्छे से संभाल सके। लेकिन मुझे ये बेहद चौंकाने वाला लगा कि घर में आखिर ऐसा कौन था जिससे पिताजी ने मेरी शादी तय की थी। इस सच्चाई का सामना मुझे उसी दिन हुआ जिस दिन मेरी शादी थी। पंडित को बुलाकर सारी तैयारियां पूरी की गई थी और मुझे दुल्हन बनाया गया था। केवल विधि विधान बाकी थे। मेरे विवाह के दिन मुझे मंडप तक ले जाया गया, जो हमारे घर के बगीचे में बनाया गया था। लेकिन जब मैं मंडप में पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी शादी किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारे बगीचे में लगे एक आम के पेड़ से हो रही है। ये सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी मेरी शादी एक आम के पेड़ से करवा रहे हैं। मैंने पिताजी से इस बारे में शिकायत की और पूछा कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम बुरा मत मानो, ये हमारे गांव की बहुत पुरानी परंपरा है। लोग अपनी बेटियों को घर से दूर नहीं जाने देना चाहते, इसीलिए वे अपनी बेटियों की शादी घर में मौजूद ऐसे पेड़ से करते हैं जो सबसे ज्यादा फल देता हो। ये पेड़ हमारे बगीचे का सबसे फलदायी पेड़ है, जो सबसे ज्यादा आम देता है। इसीलिए हमने तुम्हारी शादी इसके साथ तय की है। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। तुम इस घर में ही रहोगी और हमें ये पता है कि तुम एक समझदार और काबिल सरदारनी हो। तुम ही वो हो जो मेरे बाद इस गद्दी को संभाल सकती हो। फिर मैंने कहा कि लेकिन पिताजी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे तीनों भाई कितने गैर जिम्मेदार हैं। मैं उनके किसी पर भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकता। ये गद्दी हमारे पूर्वजों की विरासत है। तुम्हारे भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि गांव के फैसले कैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि तुम मेरी तरह समझदार और सक्षम हो। मेरी गद्दी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम गांव का विकास करोगी और मेरे बाद इसे अच्छे से संभालोगी। मैंने पिताजी से कहा कि लेकिन पिताजी, अभी तो आप हैं और गद्दी संभाल रहे हैं, फिर आप मुझे इस पेड़ से शादी करवाकर गद्दी क्यों सौंप रहे हैं। पिताजी ने कहा कि बेटी, उम्र के इस पड़ाव पर मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कितने दिन और रहूंगा, लेकिन जाने से पहले ये काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
मुझे तुमसे ये वचन चाहिए कि तुम गांव के हर व्यक्ति की मदद करोगी, गांव के विकास में योगदान दोगी और तुम्हारे फैसले से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हारी समझदारी और कुशलता पर मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा निर्णय गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा होना चाहिए कि उनके जीवन में बदलाव आए, गांव के सभी लोग खुश रहें और उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और हमारा गांव खूब तरक्की करे। मैंने पिताजी से कहा कि ऐसा ही होना चाहिए और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मुझे विश्वास था कि पिताजी के कारण जैसे लोगों को फायदा हुआ था, वैसे ही उनकी बेटी के कारण भी फायदा होगा। पिताजी के कहने के अनुसार मैंने एक पेड़ से शादी की और सभी विधि विधान पूरे हो गए थे। अब मैं इस घर में केवल घर की बेटी नहीं बल्कि घर की बहू भी बन चुकी थी। मेरा संबंध उस पेड़ से जुड़ चुका था और पिताजी जीवित थे, जिन्होंने गांव की सारी जिम्मेदारी को अच्छे से संभाली थी। लेकिन अब वे बीमार हो गए थे और उन्हें गांव और गांव वालों की बहुत चिंता थी। मैंने उन्हें समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मैंने पिताजी की बहुत देखभाल की, लेकिन वे बच नहीं सके। उन्होंने हमारे चारों भाई बहनों के नाम पर सारी जमीन कर दी थी। हमारे समाज के हिसाब से जमीन और कुछ हवेली थी जो उन्होंने मरने से पहले हमारे नाम कर दी थी। लेकिन जिस हवेली में हम सभी रह रहे थे वो पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर की थी, ताकि मैं कभी भी उस हवेली से बाहर ना जाऊं। यही वजह थी कि उन्होंने मेरी शादी उस पेड़ से की थी, ताकि मैं उस घर में रह सकूं। अब मैं सुबह शाम उस पेड़ के पास जाती थी क्योंकि वो मेरा पति था। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पिताजी की मृत्यु पर मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। मेरे तीनों भाई अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। पिताजी की मौत के बाद उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे साथ पूरे गांव ने पिताजी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था। सभी की आंखों में आंसू थे क्योंकि सबको ये पता था कि पिताजी हमेशा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और किसी का भी नुकसान नहीं किया था। पिताजी की मौजूदगी में गांव में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। पिताजी ने अपनी मृत्यु से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनका उत्तराधिकारी उनकी बेटी ही होगी। पिताजी की मृत्यु के बाद गांव वालों ने मुझे उनके स्थान पर बैठने के लिए कहा। मैं उनके स्थान पर बैठी और गांव की सभी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले ली। गांव में हर छोटे बड़े निर्णय में मैं शामिल होने लगी। जब मैं रास्ते से गुजरती तो गांव वाले छोटी सरदारनी के नारे लगाने लगे। लोगों ने जितना पिताजी को प्रेम दिया था उससे कहीं अधिक प्रेम मुझे दिया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि पिताजी की इज्जत बनाए रखनी है और इसीलिए मैंने गांव वालों की मदद वैसे ही करना शुरू किया जैसे पिताजी करते थे। गांव में जब भी कोई समस्या आती लोग मेरे पास आने लगे। एक दिन 16 साल की लड़की मेरे पास आई जिसने अभी तक शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके माता पिता उसका विवाह गांव के एक लड़के से तय कर दिया था। वो लड़की मेरे पास आई तो वो रो रही थी और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी कि छोटी सरदारनी, मुझ पर अन्याय मत होने दो। मेरे माता पिता मुझे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कह रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं शहर जाकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करती हूँ। 5वीं कक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे घर में बैठा लिया है। कृपया मेरी शादी रुकवा दीजिए, मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर मुझे खुशी हुई क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर गंभीर थी। मैंने सोचा कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है और आज भी एक लड़की शिक्षा की मांग कर रही है। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि अन्य लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन वे नहीं पा सकी हैं। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं गांव में एक स्कूल शुरू करूंगी ताकि लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सके। मैंने उस लड़की के माता पिता को बुलाया और कहा कि तब तक उस लड़की की शादी ना की जाए जब तक वो तैयार नहीं है। अगर आपकी बेटी पढ़ाई करना चाहती है तो आप उसकी शादी क्यों कर रहे हैं? उस लड़की के पिता ने कहा कि हमारे गांव में ये परंपरा है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे परंपरा बदलनी है। लड़कियों को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती और शिक्षा प्राप्त कर कुछ अच्छा बनना चाहती हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करूंगी। मैंने गांव में 2 सरकारी स्कूल शुरू करने का ऐलान किया और शहर से बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को बुलाया ताकि वे हमारे गांव में बड़ी स्कूलों का निर्माण करें।
मैंने गांव की सड़कों की स्थिति भी देखी जो बहुत खराब थी। मैंने उन सड़कों का काम भी करवाया। मुझे अपने गांव का विकास करना बहुत ज़रूरी था। गांव की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए मैंने शहर के कुछ लोगों के साथ बैठक की और गांव में 24 घंटे की सुविधा देने का वादा किया। गांव वालों को पूरा विश्वास था कि मैं अपना वचन निभाऊंगी। गांव में मैंने पानी की पूरी व्यवस्था की, लोगों को घरों में पानी फिटिंग किया, नालों और सड़कों का भी काम किया और किसानों को भी कम समय में कर्ज दिया ताकि वे खेती करके अपना पालन पोषण कर सके। मैंने गांव में एक सरकारी अस्पताल बनाने की योजना बनाई क्योंकि गांव के लोग इलाज के लिए शहर जाते थे, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। इसीलिए मैं चाहती थी कि गांव में मुफ्त इलाज के लिए एक सरकारी अस्पताल हो। मैंने एक साथ कई काम किए जिससे गांव वालों को बहुत खुशियां मिली और उन्हें कई सुविधाएं मिली। गांव में कम उम्र में लड़कियों की शादी की परंपरा को बदल दिया गया। अब लड़की की इच्छा के बिना वहां शादी नहीं हो सकती थी। जब दोनों पक्षों के बीच संबंध ठीक होते थे और उनके माता पिता इस संबंध से संतुष्ट होते थे, तभी उनकी शादी होती थी। इस प्रकार गांव में मेरी ही सत्ता थी। मेरे हवेली के सामने बहुत ही बड़ी ज़मीन थी और मैंने वहां अस्पताल बनाने की योजना बनाई। इसके लिए मैंने काम शुरू किया और मेरे भाइयों को इस काम में बहुत खुशी हुई। लेकिन आमतौर पर उन्हें मेरे या पिताजी के काम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गांव के लोग मेरे काम की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो गर्व से कहते थे कि वो हमारी बहन है। कुछ ही समय में गांव में अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया। 2 सालों में गांव ने बड़ी प्रगति की और हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हो गया। हालांकि मेरी हवेली के सामने जो अस्पताल बन रहा था वो अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसीलिए मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। हवेली के बाहर बगीचे में बैठकर मैं लोगों की समस्याएं सुना करती थी और उनकी मदद करती। मदद के लिए लोग सुबह सुबह ही मेरे घर के बाहर खड़े हो जाते। जब मैं बाहर आती तो लोग सिक्के उछालकर मेरा स्वागत करते और मेरे बैठने के बाद वे भी बैठ जाते। फिर एक एक करके वे अपनी तकलीफें बताते। जिनकी समस्याएं होती मैं उन्हें तुरंत हल कर देती क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर पैसों की ज़रूरत होती तो मैं उन्हें पैसे देती। अगर घरेलू विवाद होते तो मैं समझदारी से उनका समाधान करती। गद्दी पर बैठे हुए 3 साल पूरे हो चुके थे और इन 3 सालों में मैंने गांव को पूरी तरह बदल दिया था। गांव के सभी लोग विकास से बहुत खुश थे क्योंकि अब हर सामान्य सुविधा गांव में ही उपलब्ध हो चुकी थी। अस्पताल बनने के बाद मैंने शहर के बड़े डॉक्टरों को वहां नियुक्त किया ताकि गांव के लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। सरकारी स्कूल खोले गए, मोबाइल नेटवर्क चालू हो गया और लोगों ने अपने घरों में टीवी और डिश कनेक्शन लगवा दिए। पानी की समस्या खत्म हो गई और हर घर में पानी का कनेक्शन लग गया, जिससे अब लोगों को नदी तक पानी लेने जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लड़कियों के लिए मैंने अलग स्कूल और कॉलेज बनवाए और लड़कों के लिए अलग। मैंने पिताजी का वादा पूरा किया। हमारे पास जो ज़मीन थी उस पर किसान खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। मैंने गांव के कुछ हिस्सों में उद्योग स्थापित किए जिससे लोगों को रोजगार मिला। हमारे गांव ने बहुत प्रगति की। मेरी हवेली के सामने जो अस्पताल बन रहा था उसका काम तेजी से चल रहा था। उसमें कई इंजीनियर और आर्किटेक्ट काम कर रहे थे। मैंने शहर के उन खास लोगों से काम करवाया जो कम समय में बेहतरीन काम पूरा करते थे। गांव के सभी लोग मेरे काम के फैन बन चुके थे। गांव वालों की खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता था। लेकिन कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रही थी। शहर से आए कामगारों की टीम में एक लड़का मुझे बार बार ध्यान से देखता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे सीधे देख सके। उसे पता था कि मैं साहूकार जी की बेटी हूँ और छोटी सरदारनी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। उसकी नज़रों का अनुभव मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि जब भी मैं हवेली के बाहर किसी काम से जाती वो मुझे अपनी नज़रों से बार बार देखता। रात को जब मैंने टीम को बुलाकर अस्पताल के निर्माण की सारी जानकारी ली तब वो लड़का भी वहाँ था और मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। चूँकि वो शहर से आया हुआ था, वो हमेशा मुझे गौर से देखता रहता था। जब मुझे उससे कुछ पूछना होता तो वो एक अजीब दुनिया में खोया हुआ सा दिखता। एक दिन मैंने उसे अकेले में मिलने के लिए अपनी हवेली में बुलाया। मुझे ये जानना था कि वो मुझे इस तरह क्यों देखता है। जब वो मेरे बुलाने पर मेरे सामने बैठा तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तब उसने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है।
आप इस गांव की सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें गांव वाले बहुत सम्मान देते हैं। आपकी इजाज़त के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपके काम के कारण गांव के सभी लोग आपके आभारी हैं। मैं हर किसी के मुंह से आपकी तारीफ सुनता हूँ, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे यकीन हो गया कि आप वास्तव में तारीफ के लायक हैं। आप जहाँ काम करती हैं वहाँ आप सुंदरता भी लाती हैं। मुझे माफ़ करना छोटी सरदारनी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो हर बात सीधे कहता हूँ। मुझे बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आप पसंद आने लगे हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी ज़मीन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आत्मसम्मानित और खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। हमारे शहर की लड़कियां नौकरी करती हैं, पुलिस, डॉक्टर या वकील बनती हैं, लेकिन आपने जैसा गांव का विकास किया है वैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आप बहुत बुद्धिमान हैं और ऐसी शख्सियत मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तो उसने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी शादी एक पेड़ से हुई है। मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझमें साहस नहीं होता था। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, तुम मेरे सपनों में आ गई हो और तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। लेकिन मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाकर ही रहूँगा। मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे पीछे हटना होगा, क्योंकि तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और तुम कभी मेरे साथ शादी के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक पेड़ से हुई है, तो मैंने तय किया कि मैं तुम्हें इस अंधविश्वास से बाहर ज़रूर निकालूंगा। पेड़ से शादी करने के बाद तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को जीवन में एक साथी की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि आपको मुझसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता। मैं जानता हूँ कि मैं एक साधारण आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं आपको अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। इस दुनिया में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा और मेरे माता पिता ने भी नहीं, लेकिन जिस दिन से मैंने आपको देखा है उस दिन से मेरा बस मन यही कहता है कि आपको हर पल देखता रहूं। मैंने गुस्से में कहा कि क्या तुम पागल हो, ये क्या बोल रही हो? तब उसने जवाब दिया कि आपको देखकर तो मैंने सब कुछ खो दिया है। उसकी बातों से मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुरंत अपने 2 नौकरों को बुलाकर कहा कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जब दोनों नौकर उसके पास गए तो उसने कहा कि मुझ पर हाथ मत उठाइए, मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात पर विचार कीजिए। आप पूरी जिंदगी इस पेड़ के साथ नहीं बिता सकती। हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर साथी मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नौकरों ने उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई और ये विचार करने लगी कि इस लड़के में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो मेरी हवेली में आकर इतनी बड़ी बात कह सके। ये लड़का सच में आत्मसम्मान और साहस से भरा हुआ है। मैंने आज तक ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं देखा। मैंने सोचा कि अगर ये 2-4 बार मेरे नौकरों की सख्ती का सामना करेगा तो इसके मन से प्रेम का भूत उतर जाएगा। ये सोचकर मैंने अपना ध्यान काम में लगाया। हॉस्पिटल के काम में व्यस्त थी, तभी वो लड़का फिर से मेरे पास आया और कहा कि छोटी सरदारनी, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस गांव से बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हें पता है कि मेरे एक इशारे पर गांव वाले तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी हरकतें मत करो कि मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़े। उसने कहा कि मुझे लोगों के मारने का डर नहीं है। अगर आप कहेंगी तो मैं गांव छोड़ दूंगा, लेकिन आप खुद सोचिए, आपके पिता ने आपके साथ कितना अन्याय किया है। किसी पेड़ से शादी करना क्या संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के फैसले को गलत ठहराने की? तभी मेरे 3 बड़े भाई वहां आ गए और पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि ये लड़का मेरे साथ शादी करने के सपने देख रहा है। ये सुनते ही मेरे भाइयों ने उस लड़के को बुरी तरह पीटा, जिससे उसका खून बहने लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मैंने तुरंत इशारा किया कि उसकी जान बचाना जरूरी है और मेरे भाइयों ने मारना बंद कर दिया। मैंने उस लड़के से कहा कि कल से तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है।
अब तुम यहाँ से चले जाओ। गांव छोड़ने के बाद मुझे लगा कि शायद उस लड़के के मन से प्यार का पागलपन खत्म हो गया होगा। लेकिन बाद में मेरे मन में विचार आया कि एक दिन मेरे भाइयों की शादी हो जाएगी, वे अपनी अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगी। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उस लड़के ने जो बातें कही वे कुछ हद तक सही थी। मैंने अपने मन से ये ख्याल निकालने की कोशिश की और सोचा कि मेरे पिता ने मेरी पेड़ से शादी इसीलिए की ताकि मैं कहीं और ना जाऊं और हवेली और गांव की देखभाल कर सकूं। मैंने ये तय किया कि मैं उस लड़के की बातों को महत्व नहीं दूंगी और इस विषय पर ध्यान नहीं दूंगी। अगले दिन जब मैं अपनी गाड़ी में बैठकर शहर जा रही थी तो अचानक कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। वे लोग मेरे गांव के पड़ोसी गांव के थे, जो मेरे गांव की तरक्की से जलते थे। वे पहले से ही मेरे पिता के दुश्मन थे। उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला किया। इसी बीच अचानक वो लड़का आया और उसने मेरी गाड़ी को बचाया। उसने उन गुंडों से मुकाबला किया और मुझे सुरक्षित रखा। उसकी हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हुई। उस दिन मेरी मदद करने के बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर गांव आया और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि छोटी सरदारनी, आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं। आप हर किसी के बारे में सोचती हैं, लेकिन आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ज़रा विचार कीजिए, एक निर्जीव चीज़ आपके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकती है? क्या ये पेड़ आपसे बात कर सकता है? क्या ये आपके दुख सुख में आपका साथी बन सकता है? क्या ये आपकी बीमारी में आपकी देखभाल कर सकता है? ये सब संभव नहीं है। छोटी सरदारनी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप दूसरों के फैसलों का सम्मान करती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। आज मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मेरे दिल को न ठुकराइए, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं आपको इस दुनिया के सारे सुख दूंगा, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को खराब मत कीजिए। आप अपने ही हाथों से अपने भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने उसे बताया कि 2 दिन पहले आपने हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कृपया हमें मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाऊं। उसने मेरी बात का सम्मान नहीं किया। वो मेरे सामने बहुत विनती कर रहा था। मुझे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे आज भी अपने नौकरों के साथ बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक वो फिर वापस नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो फिर आया। गांव वाले भी उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा था। इसीलिए उन्होंने उसे गांव में घुसने से पहले ही पीट दिया। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो व्यक्ति कौन है जिसे मेरी और मेरे भाइयों की, गांव वालों की और मेरे नौकरों की मर्जी को नकारते हुए भी मेरे साथ प्यार है। मुझे उसका प्यार बहुत अजीब लग रहा था। उस वक्त मेरे बड़े भाई ने बताया कि वो शादी करना चाहते थे, गांव के सरपंच की बेटी से प्यार करते थे और मैंने उनकी शादी की तैयारी की। घर में भाभी आई और मुझे खुशी हुई कि वे जीवन में दखलंदाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन भाई और भाभी बहुत खुश थे और भाभी उनकी बहुत देखभाल करती थी। कुछ दिन बीते, लेकिन वो लड़का फिर वापस नहीं आया। मुझे लगा कि अब उसके प्यार का भूत उतर गया होगा। लेकिन जब वो फिर से ठीक होकर आया तो वो मेरे पास वापस आ गया। उसका कहना था कि छोटी सरदारनी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा। लेकिन इस बार मुझे अपनी भाभी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब उस लड़के ने मेरी हवेली में आकर ये कहा तो भाभी ने मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश की। भाभी ने कहा कि गांव के सभी लोग तुम पर जादू कर चुके हैं और गांव के मुद्दे सुलझाते हुए तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। पिताजी ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए थे क्या? भाभी की बातें सुनकर भाई ने भी वही व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी अपना नहीं होता। उस लड़के का नाम संजीव था। मैंने उसे उस दिन अपने नौकरों से धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब वो फिर गांव में आया तो गांव वालों ने उसे बुरी तरह से पीटा। आज उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा कि उन्होंने तय कर लिया था कि उसे मार देंगे और उसकी लाश को नदी में फेंक देंगे। वो बार बार कह रहा था कि मैं छोटी सरदारनी को ऐसे जीवन में जीने नहीं दूंगा। छोटी सरदारनी के पास पैसे हैं, इसीलिए वो गांव और गांव के विकास का काम कर रही हैं।
लेकिन उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। भविष्य में उनका कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मैं उन्हें स्वीकार करना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें उनके मेहनत का फल दे सकूँ। जब मेरे नौकर ने बताया कि गांव वालों ने उसे बहुत मारा है और वे उसे नदी के किनारे ले जा रहे हैं, तो मैं जल्दी से नदी की तरफ भागी और वहां जाकर उन्हें उसे फेंकने से रोका और उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजने को कहा। सभी लोग समझ रहे थे कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम सिर्फ मुझे ही क्यों पसंद करते हो? क्या तुम्हारे शहर में लड़कियों की कमी है? तो उसने कहा कि छोटी सरदारनी, ऐसा नहीं है। मुझे बस यही चाहिए कि आपके गांव का ये मनगढ़ंत रिवाज खत्म हो जाए जो कई साल पहले हुआ था। मेरी बुआ की शादी कई साल पहले इस गांव में हुई थी, जब मेरे फूफा उन्हें अचानक छोड़कर चले गए थे। मेरी बुआ उनकी ससुराल छोड़कर ना जाए, इसीलिए उनके ससुराल वालों ने उनकी शादी मेरे फूफा की तलवार से कर दी ताकि वो अपनी ज़िंदगी उस तलवार के साथ गुजार दे। लेकिन धीरे धीरे ससुराल के सारे लोग बदल गए और बुआ का साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा। फूफा जी के बाद सबने उन्हें बुरा कहा और सारी जिंदगी उन्होंने फूफा जी की तलवार के साथ गुजार दी, मगर फूफा जी कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन बुआ जी ने अपनी अकेली जिंदगी से तंग आकर वही तलवार अपने पेट में घोंप ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी लड़की उस मनगढ़ंत रिवाज की वजह से मरे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे आपकी दौलत से मतलब है, तो आप चाहें तो खाली हाथ ही मेरे पास आ सकते हैं। मैं एक होशियार आर्किटेक्ट हूँ और अच्छे पैसे कमाता हूँ। मैं आपको आपकी उम्मीदों से बेहतर जीवन दे सकता हूँ। वो पेड़ आपका पति नहीं है, आप इसे अपने मन से क्यों नहीं निकाल देती? मैंने कहा, लेकिन मेरे पिता ने उस पेड़ से मेरी शादी कर दी थी और कहा था कि तुम हमारे घर और गांव की सुरक्षा करोगी, हमारी इज्जत पर कभी कोई दाग नहीं आने दोगी। तुम्हारी शादी हवेली के पेड़ से होगी, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उसने कहा था कि तुम अपनी गद्दी को संभालते रहो, लेकिन इस विचार को अपने मन से निकाल दो कि वो पेड़ तुम्हारा पति है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ एक बार नहीं बल्कि 100 बार आऊँगा। मुझे आपके गांव वालों से कोई डर नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस मनगढ़ंत रिवाज के शिकार ना बने। उसके बोलने के बाद मैं अस्पताल से उठकर अपने घर आ गई थी और अपने कमरे में बैठकर सोचा कि क्या संजीव सचमुच सही कह रहा है? क्या मैं ऐसे इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिता सकती हूँ जिसे मैं कभी पसंद नहीं कर सकी? मेरे बड़े भाई और भाभी के आने से पहले यहाँ बहुत बदलाव आ चुके हैं, तो बाकी 2 भाई भी बदलेंगे, उनके बच्चों की शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, लेकिन मेरा परिवार कहाँ होगा? मेरे पिताजी ने मेरी शादी घर में की थी, बस इसी वजह से, ताकि मैं उनके फैसले और परिवार के आदर्शों को समझदारी से निभा सकूं। शादी के बाद भी मैं यही करूंगी। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि पिताजी ने मेरी शादी उस पेड़ से की ताकि मुझे इस जिम्मेदारी से बांध सके, जिसका मतलब है कि मैं यहीं रह सकती हूँ और कहीं भी नहीं जा सकती। मैं बहुत चिंता में थी। मेरे सबसे छोटे भाई ने देखा कि मैं परेशान हूँ और मुझसे पूछा कि छोटी सरदारनी, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह से सही सोच रही हो। वो लड़का सच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि गांव वालों ने उसकी जान को खतरे में डाला है। अगर उसने तुम्हें प्यार नहीं किया होता, तो वो तुम्हें अपने मन से जल्दी बाहर निकाल देता, लेकिन वो तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हें सही बात बता रहा है। तुम यहीं रहो और अपने काम को उसी तरह संभालो जैसे पिताजी किया करते थे। तुमने गांव का बहुत विकास किया है और हो सकता है कि हम तीनों भाइयों में से कोई भी ऐसा कर सकता था। गांव के कई लोगों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अकेले मत रहो, क्योंकि इंसान की जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। जवानी में सभी लोग साथ होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई साथ नहीं होता, और वो सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि उस समय आपको अपने लोगों की ज़रूरत होती है। आप अपने लिए ये निर्णय लें कि आप उस लड़के से शादी करें। मैंने भाई से पूछा कि भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? गांव की देखरेख कौन करेगा? तो भैया ने कहा कि आप शादी के बाद भी गांव की देखरेख कर सकती हैं। उसे ये बता दो कि वो आपके घर में नहीं आएगा, उसे आपके साथ वहीं रहना होगा। अगर वो इस शर्त को स्वीकार करता है तो आप उससे शादी कर सकती हैं। भैया की ये बात मेरे मन में घर कर गई और मैंने समझा कि पिताजी के फैसले का पालन हमेशा रहेगा। मैं यहीं रहूंगी और संजीव से शादी करूंगी।
जब मैंने संजीव से इस बारे में बताया तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं एक आदर्श व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। शादी के बाद भी मैं वही काम करूँगा जो मैं पहले करता था। मुझे ये साबित नहीं करना है कि मैंने तुम्हारी जायदाद के लिए तुमसे शादी की है। उसकी इन बातों ने मेरे मन में और जगह बना दी और इसीलिए मैंने उससे शादी की। गांव के सभी लोग मेरे और संजीव की शादी में शामिल हुए। भाइयों ने बड़े धामधूम से शादी करवाई। मेरे इस फैसले से मेरे तीनों भाइयों को खुशी मिली और उन्होंने खुशी खुशी मुझे बताया कि तुमने गांव का बहुत विकास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम सारी जायदाद की हकदार हो। उन्होंने तय किया कि हवेली जो मेरे नाम पर है उसमें मैं अपने पति के साथ रहूंगी और वे खुद अपनी हिस्सेदारी में रहेंगे, जैसा कि पिताजी ने उनके नाम पर किया था। तीनों भाई मेरे घर से चले गए और मैं हवेली में अपने पति के साथ रहने लगी। हम दोनों ने एक साथ रहकर कभी भी अपने जीवन में कभी कोई कमी नहीं होने दी। उसकी मेहनत से उसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव का विकास किया। मुझे खुशी थी कि मेरा जीवन साथी एक आदर्श व्यक्ति है जिसने मेरी बहुत मदद की और आज 17 साल बाद हमारा गांव शहर के मुकाबले कम नहीं लगता। हम सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और आज भी मैं अपने पिताजी का वचन निभा रही हूँ और गांव के सभी मनगढ़ंत रिवाजों को ख़त्म कर चुकी हूँ। शादी से पहले मैं उस पेड़ को अपना पति मानती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे समझ में आया कि भले ही मैं समझदार हूँ, मैंने एक मूर्खता को अपनाया था। आज मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ और इतने सालों बाद मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरा गांव अब सुंदर और बेहतर बन चुका है। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।